हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है और मैं सविता मंडल। भारतीय इतिहास के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें से कि 15 क्वेश्चन आने वाला है। और भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, और तीनों से जो है 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल हम लोग आज देखेंगे। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो हेरोडोट्स को इतिहास का पिता समझा जाता है। हेरोडोट्स जो हैं उन्होंने पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका उनकी पुस्तक है, जिसमें कि उन्होंने किसका वर्णन किया है? तो भारत और फारस के बीच का जो संबंध है उसका वर्णन किया है अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई भी लिखित वर्णन नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आगे देखते हैं, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव जीवन की जो घटनाएं हैं लिखित हैं और उन्हें पढ़ा जा सकता है, उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें इतिहास कहा जाता है। ठीक है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके क्या कहलाता है? तो आध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, जिस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का लिखित सकता है उसे इतिहास कहते हैं, और जिस काल का लिखित वर्णन है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है उसे आध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव को क्या कहा गया है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर कितने हजार वर्ष पूर्व हुआ था? तो 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व जो है उनका प्रवेश हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था, क्योंकि वे खेती करना नहीं जानते थे। कृषि का आविष्कार जो है नव पाषाण युग में हुआ है। पूर्व पाषाण के लोग कृषि करना नहीं जानते थे, वे शिकार करके अपना पेट भरते थे, और उन्हें आग का भी आविष्कार हो गया था, लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे, इसलिए वे कच्चा मांस को ही खाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में ही हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग कब करना शुरू किए? तो नव पाषाण युग में आग का प्रयोग करना शुरू किए थे। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण युग में हुआ था। ठीक है, मनुष्य में हुई, तो मनुष्य जो है नव पाषाण युग में कृषि करना और जानवरों को पालतू बनाना सीख गए थे। ठीक है, और कृषि करने के लिए अस्थायी निवास करना अति आवश्यक था, जरूरी था उनके लिए, क्योंकि अगर वे एक जगह पे नहीं रहेंगे तो वे कृषि की देखभाल नहीं कर सकते थे, जंगली जानवरों से उसे बचाना था, इसलिए वे एक जगह पे रहना प्रारंभ कर दिए और जो है नवपाषाण काल में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी उनकी। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो मनुष्य जो है सबसे पहले यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी लिखो कुछ और ही वहाँ पे चेंज हो जाता है, तो आप उसे थोड़ा सा सुधार लेना। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम जो है तांबा का प्रयोग किया। ठीक है, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। तांबे के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो प्रथम औजार तांबे के द्वारा क्या बनाया गया था? कुल्हाड़ी बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया गया, और इसका प्राप्ति ये से कहाँ से प्राप्त किया गया? तो अतिरम्पक्कम। ठीक है, अतिरम्पक्कम से प्राप्त किया गया। कुल्हाड़ी का जो अवशेष था उससे कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुआ। ठीक है, कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सबसे प्राचीन फसल क्या है? तो सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ है।
प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल कहाँ है? तो प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कोल्डिहवा से मिला है। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की है। और कब की है? तो 1863 ईस्वी में की है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे प्राचीन नगर है, और जिसे कि सिंधी भाषा में क्या कहा गया है? तो सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा गया है। तो मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से, जिसे कि सिंधी भाषा में कहा गया है। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है, तो कौन है? तो असम का श्वेत भ्रूगिवन जो है वो भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। ताम्र युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन है? तो इनाम गांव जो है वो सबसे बड़ी बस्ती है ताम्र युग की। और इसका संबंध किस संस्कृति से है? तो जोरवे संस्कृति से है इसका संबंध। ठीक है, इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? तो जोरवे संस्कृति से है। शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण कहाँ मिला है? तो भारत में मिला है, और यह एक उप हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। भारत में मानव से संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में मिला है। पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किसने किया? तो रिजले ने किया है। ठीक है, और ये जो थे भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे रिजले, उन्हें इनका श्रेय जाता है जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण करने का। अब हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर राम साहनी ने की है। कब की है? तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में की है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्रचलित नाम है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का काल जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। और सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है इस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं मिला है, जिसकी वजह से इसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार जो है इनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी, और यहाँ के निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, और इस सभ्यता के मुख्य निवासी तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कहाँ है? तो सूतकांगेडोर में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है। और सूतकांगेडोर कहाँ स्थित है? तो दाशक नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दाशक नदी के किनारे स्थित है सूतकांगेडोर। ठीक है, जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में है दाशक नदी, वहाँ पे स्थित है सूतकांगेडोर। सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर में स्थित है। और आलमगीरपुर कहाँ है? तो हिंडन नदी के किनारे गोदावरी नदी के तट पर है। कहाँ है? तो गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, आलमगीरपुर। और कौन से नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है गोदावरी नदी। ठीक है, और उसके तट पे है आलमगीरपुर। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के उत्तरी पुरास्थल कहाँ है? तो मांदा में है उत्तरी पुरास्थल। और मांदा कहाँ स्थित है? तो चिनाब नदी के तट पर। ठीक है, चिनाब नदी
चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट, के तट पर अखनूट के निकट है, ठीक है, अखनूर, अखनूर के निकट है। मांदा कहाँ स्थित है? तो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट स्थित है। और सिंधु सभ्यता का ये कौन सा स्थल यहाँ स्थित है? तो उत्तरी पुरा स्थल स्थित है। सिंधु सभ्यता के दक्षिणी पुरा स्थल कहाँ स्थित है? तो दाइमाबाद में स्थित है। और दाइमाबाद कहाँ है? तो ये है अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। और ये कहाँ था? मांदा कहाँ था? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से बने थे। सिंधु सभ्यता में जो घर बने थे ईंटों से बने थे। और बाहरी दीवारें जो थी, अंदर की दीवारें कच्ची ईंटों से बनी थी और बाहरी दीवारें जो थी उन्हें पक्की ईंटों से बनाया गया था। जुते हुए खेत और नक्काशी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास में सबसे आगे थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है वो लोथल था। और एक बंदरगाह था सुतकोतदा, जो है सुतकोतदा, ये जो है ये भी एक बंदरगाह था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में है सिंधु सभ्यता का। अभी मैंने ऊपर बताया कि कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। और कहाँ है? तो घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड? तो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। और यह लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब एक अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहले पंक्ति जो होती थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति जो होती थी उसे बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। और मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा गया है? तो मृतकों का टीला कहा गया है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसे ऊपर भी मैंने बताया था। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नान घर मिला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आदि शिव का चित्र अंकित था। वे लोग जो थे वो वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन था और इनके साक्ष्य मिला है, ठीक है। सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक चित्र मिलता है? तो बैल का सर्वाधिक चित्र मिलता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है वो भारत में स्थित है। और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा जो है वो सबसे पहला और पुराना शहर है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं।
मांडा किस नदी पर स्थित था? तो चिनाब नदी होगा, चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से पता चलता है। ठीक है। धोलावीरा में जो है स्वच्छ जल के प्रमाण मिले हैं, जहाँ की भूमि जो होती थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग लाल रंग का प्रयोग करते थे मिट्टी के बर्तनों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? तो आधे ऐतिहासिक युग में थी। आधे ऐतिहासिक युग में थी, क्योंकि यहाँ के जो साक्ष्य जो लिखित प्रमाण, कुछ लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे आधे ऐतिहासिक युग भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? तो एक है दयाराम साहनी और दूसरा है आर.डी. बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और आर.डी. बनर्जी जो है उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की गई और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो सर जॉन मार्शल ने कराई। किसने कराई थी खुदाई? तो सर जॉन मार्शल ने कराई थी। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से बनी थी। किससे मोहरें बनी थी? तो सेल खड़ी से बनी थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है पशुपतिनाथ की मूर्ति। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों चीज कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपतिनाथ की मूर्ति और नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, दोनों ही जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? लोथल एवं चनहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का। सर्वप्रथम हड़प्पा वासी जो थे उन्होंने तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो गुजरात में सबसे अधिक हुई है हड़प्पा युग के स्थानों की खोज। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का आविष्कार कब हुआ? तो वैदिक काल में हुआ है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ताम्र युग की सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे तांबे की खोज सबसे पहले की गई थी। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज खेलने में वे सर्वाधिक रुचि रखते थे। हड़प्पा किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? हड़प्पा का कौन सा नगर है जिसे कि सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला। ठीक है। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। और हड़प्पा के टाइम के जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो होती थी वे सड़क की ओर नहीं खुलकर किधर खुलते थे? तो पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है। और केवल लोथल ही एक ऐसा नगर था जहाँ पे कि दरवाजे खिड़कियां जो होती थी वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जो हर जगह का दरवाजा जो था हड़प्पा का, सभी दरवाजा किधर खुलता था? तो पिछवाड़े की तरफ गलियों में खुलते थे। ठीक है। रोड सड़क पे नहीं खुलता था। सैंधव वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे।
चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोथल में मिले हैं। ठीक है, लोथल में चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो ये तीनों जगह से मिले हैं, सुरकोटला, कालीबंगन एवं लोथल, ये यहाँ से मिले हैं घोड़े के अस्थि पंजर। ठीक है, क्योंकि हर जगह जो है अलग अलग चीज़ें मिली हैं घोड़े से रिलेटेड। तौल की इकाई कितने अनुपात में थी? तो 16 अनुपात में तौल की इकाई थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से है। मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेसोपोटामिया को ही मेलुहा कहा गया है। वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पिग्गट जो है उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कौन सा पशु विशेष पूजनीय था? तो कुब्बड़ वाला सांड जो है वो सिंधु सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। अब हम लोग वैदिक काल देखते हैं। ठीक है, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ है? 2 भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक को माना गया है। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य जो थे वो सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? तो मध्य एशिया में बताया है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य किसे कहा गया है? श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ और कुलीन वर्ग का था, यानी कि ऊंचे कुल का। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता उनके द्वारा निर्मित सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। और हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता, उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। ठीक है, वो लोग व्यापार करना जानते थे। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा की सभ्यता थी शहरी सभ्यता थी। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो लोहा धातु जो है इसकी सबसे पहले खोज की। और हड़प्पा कालीन में किस धातु का खोज किया गया था? तो तांबे का खोज किया गया था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। जो उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो थे अध्यापक, उन्हें श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो विश्वामित्र ने। किस वैदिक द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद के द्वारा जो है वैदिक संस्कृति का ज्ञान होता है। भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस देवता को कहा जाता है? सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु जो है वो प्रथम विधि निर्माता है। मनुस्मृति की रचना किसने की? तो मनु ने की है मनुस्मृति की रचना। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है।
ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गोधन को वे संपत्ति का मुख्य रूप मानते थे, क्योंकि गाय से उन्हें बहुत कुछ मिलता था। ठीक है, गाय का गोबर और गाय से दूध की प्राप्ति होती थी, जिसके वजह से उसे एक संपत्ति का मुख्य रूप मानते थे। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति जो है वो वैदिक धर्म का मुख्य उपासना था। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है। ठीक है, इंद्र के लिए हुआ है। वे इंद्र जो थे वे उनके प्रिय देवता थे। ठीक है ना। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो परूनी नदी पर हुआ था, और इसे ही रावी नदी भी कहा गया। ठीक है, तो रावी नदी भी होगा तो आप उसे टिक कर देना। और ये जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कितने मंडल में है? 7वें मंडल में है। और इसमें जो है सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सुदास एवं 10 लोगों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इसलिए इसे 10 राज युद्ध कहा गया है। और जिसमें विजयी कौन हुआ था? सुदास जो है वो विजयी हुआ था। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और यहाँ पे माना गया है ब्राह्मण जो है वो मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जो है वो जांघों से एवं शूद्र को पैरों से उत्पन्न माना गया है। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान समाज था। समाज की सबसे जो छोटी इकाई होती थी या परिवार या कुल थी। ठीक है, छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? परिवार या फिर कुल कहा जाता था। जिसका मुखिया कौन होता था? तो जिसका मुखिया पिता को माना जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। ठीक है, और स्त्रियां जो है इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी यज्ञ कार्य में। और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आर्य समाज में जो है बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है, स्त्रियां जो है वो शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में कौन कौन सी स्त्रियों का वर्णन किया गया है? तो उसमें वर्णन किया गया है लोपामुद्रा, ठीक है, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास, ऐसी महिलाओं का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, और जीवन भर जो अविवाहित रहने वाली महिलाएं होती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। यहाँ पे दिया है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोम रस जो है उनका पेय पदार्थ था। यह एक वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था आर्यों का प्रिय पशु। ठीक है, और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र जो है वो सर्वाधिक प्रिय देवता थे। घोड़ा प्रिय पशु था और देवता में इंद्र जो थे वो प्रिय थे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 जो है भू राजस्व की दर है।
800 ईस्वी से पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का कौन सा युग कहा जाता है? तो ब्राह्मण युग माना जाता है 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। और ये गायत्री मंत्र किसके लिए है? तो सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो निंक किसे कहा जाता है? स्वर्ण आभूषणों को निंक के नाम से जाना जाता है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया है। उपनिषद किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है। उपनिषद किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठना, ठीक है। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? सिंधु नदी जो है आरंभिक वैदिक सभ्यता की सबसे बड़ी नदी है। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद दोनों में रचित है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत को दूसरा नाम क्या है? जय संहिता कहा जाता है, ठीक है। भारत का दूसरा नाम, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो जय संहिता है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास को माना गया है। वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचयिता हैं। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया है, ठीक है। वाल्मीकि और वेद व्यास, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा क्योंकि दोनों व से ही स्टार्ट है, वेद व्यास और वाल्मीकि। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकई के शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति किस स्थान से के शासक थे? तो केकई के शासक थे। आध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से प्राप्त होता है नचिकेता और यम का संवाद, ठीक है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है वैदिक नदी कुंभा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से जो है लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन, ठीक है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से चलता है, ठीक है। यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी विधि विधान दिए गए हैं। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो मंत्री परिषद कहलाती थी वैदिक युग की सभा। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? लुहारगिरी लाई गई थी, ठीक है। और आर्यों ने सबसे पहले लोहे का आविष्कार किया था। लोहे का आविष्कार किया था और लोहे को और किस नाम से जाना जाता है? तो श्याम अयश या फिर श्याम अयस या फिर क्या कहा जाता है? लोहित अयस, ठीक है। लोहित अयश क्या कहा जाता है? लोहा को श्याम अयस या लोहित अयस। तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, ठीक है। और दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में लाई गई लुहारगिरी, ठीक है। लुहारगिरी थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा रचित है अष्टाध्यायी, ठीक है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मनु के द्वारा लिखी गई है और जिसमें समाज व्यवस्था
से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की है। और गायत्री मंत्र किसके लिए, किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है अवेस्ता। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए थे आर्य। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो प्रदा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति, ये दोनों जो है प्रचलित थी सैंधव सभ्यता में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में। और जो आर्यों की जो सभ्यता थी उसमें प्रदा प्रथा और ये सब चीजें नहीं थी। ठीक है। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता था? बेकनॉट, यानी या सूदखोर कहा जाता था। जो ऋण देकर ब्याज लेता था उसे क्या कहा जाता था? बेकनॉट या फिर सूदखोर कहा जाता था। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गंगा का 1 बार हुआ है और यमुना का 3 बार हुआ है। गंगा का कितनी बार हुआ है? 1 बार, और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है। वैदिक काल की 2 प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? अपाला एवं घोषा। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था। ठीक है। उसमें अपाला और घोषा जो थी वो ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? प्रजापति जो हैं वो उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता थे। और वैदिक काल के जो देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। ठीक है। इंद्र प्रिय देवता थे। और उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रिय प्रजापति थे। और प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया है। सभा एवं समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ठीक है। एवं समिति, 2 पुत्रियां माना गया है। और ये सभा और समिति जो थी वो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति क्या थी? सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती थी। और जिसका अध्यक्ष कौन होता था? जिसका अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। ईशान कहा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो हल का जो सिरा होता था उसको हल कहा जाता था। हल को क्या कहा जाता था? तो सिरा। और हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ठीक है। हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? तो कौशाम्बी में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। ठीक है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। ठीक है। गाय को वे पशुधन भी मानते थे। आर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था कितने भागों में बांटा गया है? तो आर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसे 5 भागों में बांटा गया है। किसके कौन कौन से भाग हैं? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ठीक है। इन सब में बांटा गया है। तो कुल क्या होता था? कुल जो कि एक परिवार की जो छोटी इकाई होती थी या परिवार का जो एक होता था उसे कुल कहा गया है। ठीक है। एक परिवार को कुल कहा गया है। और जिसका मुखिया कौन होता था? तो पिता मुखिया होता था। ठीक है। और ग्राम किसे कहा गया है? तो ग्राम जो है वो मुखिया, ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्राम कहा गया। ठीक है। ग्राम का मुखिया ग्राम होता था। और विष का जो प्रधान होता था उसे विषपति कहा जाता था। विष का जो प्रधान होता था उसे विषपति कहा जाता था। और जन के शासक को राजन कहा जाता था। ठीक है। जन का जो शासक होता था उसे राजन कहा जाता था। और राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी जो थे वे प्रमुख थे। और इनकी संख्या, ये सूत, रथकार और कमादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? सूत, रथकार और कमादी नामक अधिकारी को क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। ठीक है। रत्नी कहा जाता था। और इसकी संख्या जो है राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। राजा को मिलाकर कितना हुआ करता था? तो 12 हुआ करती थी। ठीक है। पूरब जो थे वो दुर्गपति एवं स्पष्ट जो होते थे उसे जनता की गतिविधि
को देखने वाला गुप्तचर होते थे। पूरब कौन होते थे? तो पूरब जो होते थे वे दुर्गपति होते थे। दुर्गपति को क्या कहा जाता था? पूरब, ठीक है। और स्पष्ट जो होते थे, स्पष्ट वे जो होते थे वे जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था, ठीक है। युद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? तो गविष्ट का प्रयोग किया गया था। युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? गविष्ट, ठीक है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तीसरा चैप्टर है महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल हम लोग देखेंगे। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो वृद्धरथ जो था वो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था। कहाँ का? मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से बिंबिसार का संबंध था, ठीक है। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। और एक है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार जो है उनका, वे कौन है? तो वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता बिंदुसार हैं। और ये हैं बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के हैं और वे थे मौर्य वंश के, ठीक है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को कुनिक कहा गया है, ठीक है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा गया है? तो अजात शत्रु को कुनिक कहा गया है। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने की है। किसने की है? गंगा एवं सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की है। सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन जो कि इराक में है वहां पे हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईस्वी पूर्व में किया। कब किया? तो 326 ईस्वी पूर्व किया है, ठीक है। सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो हाइडेस्पीज यानी कि झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के युद्ध का महत्व है, क्या महत्व है, ठीक है। यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। सिकंदर का जो युद्ध हुआ उससे एक फायदा क्या हुआ? तो यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला, ठीक है। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो पोरस के साथ हुआ था। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो राजा पोरस के साथ हुआ था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है वो नंद वंश का संस्थापक था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा किया गया। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीव्रज यानी कि राजगृह थी, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीव्रज यानी कि राजगृह थी। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन जो है उन्होंने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाया। 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? तो अंकुतर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का सूची मिलता है। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो धनानंद जो है मगध का सिकंदर का समकालीन था, धनानंद, ठीक है। मगध का शासक था धनानंद जो कि सिकंदर का समकालीन था। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? डेरियस। डेरियस जो था उन्होंने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद जो है वो अंतिम सम्राट था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद था। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व भारत में मुद्रा का प्रचलन हुआ। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध है, वे जो है सबसे शक्तिशाली राज्य था।
किस शासक को सेनिया यानी कि नियमित व अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार को कहा जाता है। और बिंबिसार किस किस ये का राजा था? तो हर्यक वंश का। किस वंश का था? हर्यक वंश का था बिंबिसार। ठीक है। गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी किसान। गृहपति किसे कहा जाता था? धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है उन्होंने पहले अपने पिता की हत्या की और बाद में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। इसमें जो है जितने भी राजा बने सभी ने अपने पिता की हत्या करने के बाद ही गद्दी प्राप्त की है। ठीक है। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा होगा? जिसके नहीं, किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो लिच्छवी वंश के द्वारा और वैशाली में स्थापित किया गया। तो प्रथम गणतंत्र कहाँ किसके द्वारा किया गया? तो लिच्छवी वंश के द्वारा। और कहाँ? तो वैशाली में स्थापित किया गया। महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है। किस जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो भगवती सूत्र में जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन है। और बौद्ध ग्रंथों में अंकुतर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अंकुतर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में, दोनों में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा किया गया। ठीक है। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? तो महापद्म नंद जो है उसे उग्रसेन कहा जाता है। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोट्स जो है वो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था। और हेरोडोट्स ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी है जिसमें कि भारत और फारस के बीच के संबंधों का वर्णन किया है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया है। ठीक है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक है। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो उदयन ने। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की। और उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो 492 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। ठीक है। धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया। धनानंद जो है वो नंद वंश का आखिरी शासक था। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। चाणक्य की मदद के द्वारा, चाणक्य जो है उन्होंने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।